अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये नावल रोमांटिक भी है, एज डिफरेंस बेस्ड भी है और पुलिस ऑफिसर बेस्ड भी है। तो यकीनन आपको ये नावल पसंद आएगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये शादी नहीं करूँगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। हरगिज़ मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं ये शादी भी। नहीं देनी मुझे अपनी इज्जत की गवाही किसी को भी, किसी को भी नहीं, नहीं कर सकती मैं ये शादी। सुरह और स्याह जोड़ में मलबूस वो स्टेज पर खड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका ये सजा सवारा रंग रूप, दो आचा हुसन समेत वो नाजुक से लड़की खिलाफ आदत आज बड़े मुजमे में चला रहे थे। आज उस पर जो गुजरी थी वो किसी क़यामत से कम ना थी। तुम ये क्या कह रही हो? तुझ में कुछ समझ है? कौन करेगा तुझसे शादी? आज के बाद खुद तो बदनाम हो चुकी हो, मेरी बेटी को भी बदनाम कर देगी। आज के बाद मैं तुझे इस घर में नहीं रखूंगी, कह दे रही हूँ। ऐसी लड़कियां जिंदा रहने के लायक नहीं है। तू मर क्यों नहीं गई अपनी माँ के साथ? पीछे से अनिला बेगम जो कि तमाशा देख रही थी, उसका ये रूप देखकर उसके करीब आई और उसकी कलाई खींचकर अपने सामने किया था। न जाने इस तरह करने से कितनी चुड़ियां उसकी कलाई में खूब चुकी थी, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास न हुआ था। उसके ये लफ्ज चाकू की तरह उसके दिल पर घाव कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों समझ नहीं आती आप सबको? क्या करूं जो आप सबको यकीन आ जाए? वो सुरह चुड़ियां और मेहंदी से सजे हुए हाथ उनके सामने जोड़ते हुए बोली थी। मुस्तकिल रोने से उसका जिस्म शल हो चुका था, जबकि उसका चेहरा अब हर किस्म की खुशी से आज़ाद हो चुका था। उसके चेहरे पर बस अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की जुस्तजू थी, लेकिन यहाँ था कौन जो उसका यकीन करता? हयाम, मेरी जान। उसके साथ खड़ी हुई उसकी इकलौती दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोली थी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ लेकर गए थे। मैंने कुछ नहीं किया सामिया, तुम तो जानती हो ना मैंने कुछ नहीं किया। तुम समझाओ ना उन्हें, ये मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी यार, मैं मर जाऊंगी। मुझ पर किसी को इतबार ही नहीं है। वो कुर्सी पर डर से गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जो कुछ देर पहले उसके साथ हुआ था वो किसी तरह सही कर देती, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुम अगर ये शादी नहीं करोगी तो तभी तुम्हें ये जीने नहीं देंगे हयाम डार्लिंग। ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये तुम्हें मार देंगे। और तुम किसी को इतबार दिलाना चाहती हो, एक ऐसे इंसान को जो तुम्हें छोड़कर जा चुका है, जिसे तुम पर जरा बराबर भी एतमाद ना था। तुम्हारे किरदार पर उंगलियां उठती देखकर वो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ गया है। बेहतर है कि तुम अब जो हो रहा है ना वो कर लो, ये लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वह घुटनों के बल उसके सामने बैठती हुई उसे समझाने लगी थी। आहर वो उसकी मुखलिस दोस्त थी। आज मेरा मरने को दिल कर है, क्या मैं मर जाऊं? वो उस पर चीखती जैसे उसकी सारी गलती हो। हाँ तुम मर जाओ। उसको होश हवास में नहीं लगी थी। चलो बाहर, काजी मजीद इंतजार नहीं कर रहे। जल्दी बाहर आओ और अपना ये मुंह यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। अजाब बन गई हो हमारे लिए। मारिया एकदम से कमरे में नमूदार हुई थी, उनको देखकर जल सी गई थी। यू गेट लॉस्ट, अपनी शक्ल करो ना, आया करो सामने। अपनी शक्ल लेकर ना आया करो मेरे सामने। हमाम की वजह से ही तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि तुम उसकी कजन हो, वरना तुम्हारा हाथ शुका के रख दूंगी। सामिया हयाम के पास उठती हुई उसके पास आई थी। करे थे उसे देते हुए उसने मारिया को अच्छी हासिल सुना देती। मत भूलो तुम मेरे घर में खड़ी हो, ये तो आज यहाँ से दफा हो रही है, लेकिन आइंदा तुम ये अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। मारिया कहाँ काम थी, उंगली उठाकर उसको वार्न करके वे लम्हे में वॉकआउट कर चुके थे। देख लिया तुमने इनका रवैया, देख लिया। ये समझती क्या है खुद को? तुम इनको इतबार लाना चाहती हो। मैं कहती हूँ हमाम, इन्हें अब तक हमने जितना वक्त साथ गुजारा है ना, उसकी तुम्हें कसम देकर तुम यहाँ से बाजो। तुम यहाँ से इस जहन्नम से खुद को दूर ले जाओ। हमारी दोस्ती की कसम है तुम्हें। वह गुस्से से बिफरी हुई हयाम पर चलाई थी, जिसका वजूद सख्त हो चुका था। सुरह आंखें दीवार पर जमी हुई थी। यार तूने ये क्या कर दिया है? तू किस तरह से कैसे किसी अनजान लड़की से शादी करने पर आमादा हो सकता है, जबकि उसके किरदार पर कितने लोग यहाँ पर उंगलियां उठा चुके हैं? तू श्योर है ना कि तू सही कर रहा है? दाराम उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ पूछने लगा। कहने को तो वो लोग छुट्टियों में लाहौर आए थे और अनजाने में एक शादी अटेंड करने आ गए थे, लेकिन यहाँ तो उनकी काया ही पलट गए थे। आई एम डैम श्योर दाराम, आई एम डैम श्योर, आई एम राइट। जामिन मुस्कुराकर उसे गोया हुआ था। न जाने उसने कुछ ही लम्हों में ये फैसला कैसे किया था, वो नहीं जानता था, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने गलत होते में नहीं दे सकता था। कैसे वो एक लड़की के साथ नाइंसाफी होते हुए दे सकता था? तभी लम्हे में वो ये फैसला कर चुका था कि वो उससे शादी करेगा, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन तेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। दाराम जानता था उसका जार कभी कोई गलत काम नहीं करता था। अगर उस शादी करने पर आमादा हुआ है तो उसके पीछे यकीनन कोई वजह ही होगी, लेकिन उसे उसके वालिदैन की फिक्र थी, जिनकी वो इकलौती औलाद था। तू मेरे साथ है? जामिन ने कुछ सोचकर उसका हाथ थामा था। एनी टाइम, अपने साथ भी हूँ और तेरे साथ भी मैं हूँ, वह हंसता हुआ बोला था, जिस पर वो भी ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। बस
मॉम डैड को तुम्हें समझाएगा मैंने किसी की इज्जत बचाई है, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। वो शायद खुद को दिलासा दे रहा था। 28 साल की उम्र में भी एक मैच्योर मर्द होने के बावजूद भी वो वालिदैन का ताबेदार था। यही वजह थी कि वो अपनी माँ की आंख का तारा था। उसने कभी कोई काम उनसे पूछे बिना किया था, लेकिन ये इतना बड़ा दचका क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? इससे आगे वो कुछ ना सोचना चाहता था, क्योंकि वो सबके सामने जुबान दे चुका था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने काम की परवाह जरूर थी। ब्लैक कल्फदार शलवार कमीज में मलबूस अपनी वजाहत के लिए शानदार लग रहा था। किसी को बुलाने पर वो आहिस्तगी से चाल चलता हुआ स्टेज तक गया था और उनके कहने पर सोफे पर एक जगह टिक गया था। बेटा, तुम ये बहुत नेक काम कर रही हो। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शायद तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मैं तो मुलाजमा ठहरी, कुछ कहूंगी तो फौरन नमक हराम का ताना मिल जाएगा। बुआ जामिन जहाँ पर बैठा होता उस सोफे के पास ही खड़ी थी। उसके बैठने पर वह करीब होकर उसके कान में बोली थी। बुआ हैम के घर की पुरानी मुलाजमा थी। जी। वह मुतसर कह कर रह गया था, जबकि दाराम अगले ही लम्हे उसके पास मौजूद था, उसके हर कदम पर साथ देने के लिए। और फिर कुछ देर बाद वो अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुका था, एक ऐसी लड़की के नाम कर चुका था जिसका वो नाम तक ना जानता था। वो अब आजाद ना रहा था, अब वो बन चुका था एक पाकीज़ा रिश्ते में, निकाह के रिश्ते में। 15 मिनट तक उसको समझाती रहती, प्यार से बहलाती रहती। उसके साथ बचपन से लेकर अब तक क्या क्या ना हुआ था सामिया देती आई थी, लेकिन अब जो हुआ था ना, उससे वह बर्दाश्त ना हुआ था। वो अपने दोस्त को इस जहन्नम से भी निकालना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि वो शख्स कैसा है, किस तरह का है, लेकिन उस शख्स से 1000 गुना बेहतर है जिससे हयाम की शादी हो थी। वो एक मकार शख्स था जिसे सिर्फ खूबसूरती से दिलचस्पी थी। शुरू से ही हयाम का उसमें इंटरेस्ट लेना सामिया को नागवार गुजरता था। बहुत दफा उसने हयाम को समझाया था, लेकिन वो ना मान सकी थी। शायद ये उम्र ही ऐसी थी जिस उम्र में वो थी। इस समय बहुत सी लड़कियां बहक जाती हैं। अभी वो महज 19 साल की होती, जबकि घर में उसकी शादी के सिलसिले शुरू हो गए थे। हयाम उस सब से खुश थी, तो वो उसको खुश देकर चुप सी हो गई थी, जबकि वो चाहती थी कि हयाम उसके साथ जूनी में एडमिशन ले, लेकिन उसने सिरे से इनकार कर दिया था। जबकि सामिया उसके इनकार पर अच्छा खासा जल कर आ गई थी। वो उसको अच्छे मुकाम पर देखना चाहती थी, लेकिन पिछले साल से अकेले ही बीबीए में एडमिशन लेना पड़ा था, जबकि हयाम पिछले साल ही इंटर करने के बाद अपनी पढ़ाई को हैदराबाद कर चुकी थी। उसकी ताई का जैसा सलूक था वही देखकर वो खौफजदा रहती थी। प्री इंजीनियरिंग में इंटर उसने प्राइवेट किया था। आज से 3 साल तक वो आराम से पढ़ लेती थी, लेकिन जब वो मैट्रिक में थी तब उसके ताया का इंतकाल हो चुका था। एक वही इस घर में थे जो उसे ताई से बचा लेते थे, लेकिन अब वो भी ना रहे थे। और अगर आज वो होते तो यकीन उसके साथ इतना सब कुछ ना होता, लेकिन शायद यही सब्र होता है। उसका चेहरा साफ करते हुए खुद भी रह रही थी। आज वो अपनी दोस्त को अनजान शख्स से निकाह करने पर मजबूर कर रहे थे। उसके चेहरे पर जमे हुए आंसू देखकर सामिया का दिल पिघल रहा था। वो खुद भी रो रही थी, लेकिन वो खुशी भी महसूस करती कि उस सब से नजाहत मिल रही है। उसे बहुत समझाने के बाद, उसको थोड़ा सा मेकअप करने के बाद उसे बार फिर से बाहर लेकर आई थी। कब वो हयाम अब्बास से हयाम इब्राहिम बनी उसे पता तक ना चला था। वो अपनी किस्मत पर हंस भी ना सके थे। थैंक गॉड मॉम आफत गई, वरना इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया था। नकाह होते ही मारिया ने सुकून का सांस लिया था। इस वक्त वो ब्लैक चोली और डार्क मेरून शरारे में मलबूस अपने हुस्न लिया सबके सामने थी। दुपट्टा लेना तो उसने कभी सीखा ही ना था। मेरी बेटी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता था, जो आता है मैं उसे जिंदा भी मार सकती हूँ। अनिला बेगम शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली थी। वो दोनों माँ बेटी आज खुश थी, आहर मुसीबत उनके सर से टल गई थी। वैसे लड़का एवं लगता है, अगर कोई वेल लड़का ये सब करता तो मैं कभी उसको हयाम से शादी ना करने देती, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। अनिला बेगम इब्राहिम पर एक नजर डालकर बोली थी, जो कि चुपचाप बैठा हुआ जमीन को घूरा था। शायद उनकी नजरें कमजोर थी कि उसे पहचान ना सकी थी। अगर पहचान लेती तो कभी हयाम को उसका होने ना देती। माँ, ही इज लुकिंग गुड। वो भी अब उसको घूरे थे। खैर छोड़ी ना, वो जो मुझे चाहिए था वो अब मुझे मिल चुका है। अब वो कैसा भी हो हमें क्या। वो जान छुड़ाने के अंदाज में बोली थी। वो तो समझी थी कि ये सिर्फ नकाह है, लेकिन जब उसने रुखसती का सुना तो एक बार फिर से रोने लगी थी। यहाँ भी वो मजबूर हो गई थी। सामिया के गले लगकर वह खूब रो रही थी। प्लीज हमें देर हो रही है। दाराम कितनी देर से उनको रोता हुआ देखा, घड़ी में टाइम देता हुआ बोला था, जहाँ पर 12 बजने वाले थे। तब जाकर सामिया उसे खुद से लग हुई थी। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? वो जामिल से गोया हुई थी, जो कि खामोशी था। उसकी पर्सनालिटी देखकर वो इंस्पायर सी हुई थी। उसे वो कुछ मगरूर सा लगा था। जामिल ने नजरें सामिया पर गाली थी। उसका मतलब समझता हुआ अपना नंबर उसको नोट कराया था और एक नजर अपनी शरीक के हया पर डालता हुआ उसका नाजुक हाथ मजबूती से पकड़ता हुआ लांच से बाहर निकलता चला गया था। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा था, उससे करंट सा लगा था। उसे मजामत की थी छुड़ाने की, लेकिन वो सब साया गई थी। गाड़ी का लॉक खोलकर फ्रंट सीट पर उसे बिठाया और उसका घेरेदार शरारा उठाकर गाड़ी में डाला था और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया था कि वो डर सी गई थी कि अब उसे होश आया था। सॉरी उसकी तरफ से। एक्चुअली वो भी सदमे है ना कि वो सिंगल से डबल हो गया है। दाराम उस सॉरी करता हुआ
मजाकन बोला था। उसे उन्होंने ये स्टेप लिया है, अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी। वो एकदम उसकी बाबा गुस्से से बोली थी, ओके आपका पैगाम उस तक पहुंचा दूंगा, अब इजाजत, वरना वो अकेला ही चला जाएगा। वो जल्दी से कहते हुए लॉन से बाहर निकला था और गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बैठा था। बड़ी जल्दी बीवी को फ्रंट सीट पर जगह दे दी। मतलब जामिर साहब आप खुश हैं? वह हयाम को फ्रंट सीट पर सुखी समेटी बैठा देखकर तासुर से सोचने लगा था। उसके बैठते ही इब्राहिम ने गाड़ी होटल की जानिब बढ़ा दी थी। गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी थी। स्टीयरिंग पर से हाथ हटाते हुए वो सीट पर बैठा और बैक व्यू मिरर से न जाने दाराम को क्या इशारे करने लगा था। हयाम की मौजूदगी में 1 मिनट में ही जामिन ने उसे क्या बताया था कि वो गाड़ी से उतर गया था। सी यू सून भाभी, गुड नाइट। जामिन ने जाते हुए दाराम की पुष्ट को देते हुए जुमला कसा था। 2 मिनट सब्र से बैठे रहने के बाद अपने बराबर में बैठी हुई लड़की पर नजर डाली थी, जो कि सुखरी समेटी दरवाजे के गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी, जबकि उसका रूह विंडो की तरफ था। साफ उसने इन दोनों की मौजूदगी को नजरअंदाज किया हुआ था। जामिन को वो शदीद रूठी भी लगी थी, उससे भी हफा लगी थी, लेकिन उसको क्या। फॉलो मी, वो हौसले से कहता हुआ गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता हुआ उसे बोला था। हयाम तब होश में आई थी जब जामिन ने उसकी तरफ का दरवाजा जोर से बंद हुआ था। उसे फॉलो करने के लिए वो जबरदस्ती घर से उतर आई थी। वो आगे आगे चल रहा था जबकि उसके 2 कदम पीछे आहिस्ते चल रहे थे। क्या मसला है? एक्टिव नहीं हो? चला भी नहीं जाता? वहां सबके सामने चीहा तो जा रहा था। जामिन की तरफ से ये पहली चोट थी। उसके कछुए की तरह चाल चलता देख गुस्से में आ गया था। उससे काफी पीछे वापस आकर उसने उसका मिरमिरी हाथ साथी से थामा था और तेजी से कॉरिडोर से चलता हुआ बेडरूम में लाया था। स्टे हियर, आई विल कम बैक। वो उसको बेड पर बिठाता हुआ आराम से बोला था। 2 लफ्ज कहकर वो कबर्ड की तरफ बढ़ा था। अलमारी से एक बैग निकालता हुआ टेबल पर रख चुका था। अब वो बाथरूम के जाना बढ़ा था। उसके बाद जाने के बाद हयाम में नजर उठाई थी और कमरे पर निगाह डाली थी। ये एक वेल फर्निश्ड वाइट होटल का रूम था, लेकिन उसे समझ न आया था कि उसे होटल के रूम में क्यों लाया है। इसी तरह दर बदर की ठोकर ही खानी पड़ेगी मुझे। सामिया, तुम अभी नहीं जानती आगे कितनी और अजियत मैंने सहनी है। काश ये सब न होता जो हुआ है। वह बेदर्दी से गाल में फिसलते हुए आंसू साफ करते हुए सोच रही थी। उसका ज़हन माउफ हो चुका था। 5 मिनट बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला था। वो बाहर आया। ब्लू टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर में वो आरामदेह कपड़ों में था। शीशे के सामने खड़े बालों में हाथ फेरता हुआ वो खुद को शायद कहीं जाने के लिए रेडी कर रहा था। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, वेटर खाना लेकर आएगा, जरूर खा लेना, मैं कुछ देर में आता हूँ, इट्स अ मीटिंग। वह टेबल पर से बैग उठाता हुआ उसे हदायत करता हुआ बोला था और साथ साथ मोबाइल पर कुछ नंबर भी पुश कर रहा था। उसका कोई भी जवाब सुने बगैर वो पलट गया था। तुझे शर्म नहीं आई? तूने अकेला छोड़कर यहाँ आ गया है यार। ऐसा भी क्या जरूरी काम था ये? अच्छा नहीं करे तुम, वापस जाओ, हम सुबह डिस्कस कर लेंगे, अभी तेरी उन्हें जरूरत है। दाराम उसे एक बार फिर से अपने साथ अपने सामने बैठा देखकर बोला था, जबकि जामिन टेबल पर रखे हुए लैपटॉप पर नजरें जमाए हुए न जाने क्या घूर रहा था। यार अभी ये काम बहुत जरूरी है। वो सेफ है वहां पर, अभी आराम करने को कह कर आया हूँ, खाना भी ऑर्डर कर दिया था। शी नीड्स सम रेस्ट, तभी मैं उसे डिस्टर्ब करने के बजाय यहाँ पर आ गया हूँ। बहरहाल ये काम तेरे लिए ना सही मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। वो फोन पर नंबर डायल करते हुए बोला था। तुम अबेदाराम कुछ बोलता कि जामिन से बोलने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ फोन उठा लिया गया था। यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स सर। जामन आराम से सुनता हुआ उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। आई नो सर, वो फिर से बोला था। दाराम चुप सा उसके चेहरे पर फैलते हुए जाबियात को जांच रहा था। सर, आई नो हाउ परफॉर्म नेक्स्ट टॉक, यू डोंट वरी, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू। उसका लहजा जरा सा बिगड़ा हुआ था। ठंडे रहो जामिन, उसका दरश्त लहजा देखते हुए दाराम उसके हाथ की पूंछ पर हाथ रखता हुआ बोला था। आई एम रेडी सर, यस डन। अब वो फोन बंद कर चुका था। वो हमारे सर हैं, इस तरह गुस्सा ना किया करो, उसने उसे समझाना जरूरी समझा था। वट एवर, इस पिक्चर को मार्क कर दो और इस पिक्चर को भी काट दो, कल इसको डिस्कस भी करना है। वो लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला था, जबकि दाराम इन दोनों पिक्चर्स पर रेड मार्किंग कर चुका था। अब चले वापस, मुझे सोना है। दाराम लैपटॉप बंद करता हुआ बोला था। चलो, और वो भी उठ गया था। दाराम के साथ मीटिंग करने के बाद वो वापस रूम में आया था। जिस तरह वो बिठाकर गया था वो इसी तरह होश बैठी हुई थी। वो अब थक चुका था, ना चाहते हुए भी गुस्से को वो दबा गया था। वो अब तक उसी ही हुलिये में थी। वो चेंज करने बाथरूम की तरफ चल दिया था। आप यहाँ से हट सकती हैं और अपने लिए कोई बेहतर जगह तलाश कर लें, और बराए मेहरबानी खुद को इस बोझ से आज़ाद कर लें, मुझे उलझन हो रही है। कुछ देर बाद वो वापस आया था और अब तक उसे बेड पर बर्चमान देकर वो तपा था। उसके हुलिये से वो डिस्टर्ब हो रहा था। उसका सज्जा स्वरा रूप, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सजाया गया था,
لیکن اب وہ اس کے نام کے ساتھ باندھی جا چکی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دو آنچیاں حسن اور حسین روپ سے غائل ہو رہا تھا. اس کی کیفیت ان چند گھنٹوں میں بدل گئی تھی اور دوسرا اس پر بھرپور استحقاق. ہاں وہ ذرا دیر میں ہی تنگ ہو گیا تھا. حیام نے ایک نظر کمرے میں دہرائی تھی لیکن اسے بیڈ کے علاوہ کوئی ایسا فرنیچر نظر نہ آیا تھا جس پر وہ آرام سے سو سکتی. کیا یہ بھی مجھے پل پل بے عزت کرنے کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی میں گھٹ گھٹ کے رہنا پڑے گا؟ اس کی آنکھیں ہاتھ درجہ جل رہی تھی. اپنی قسمت پر وہ کافی دیر سے رو رہی تھی. ایک دم سے سب بدل گیا تھا. جس کا نام بھی نہ پتا تھا اس کے ساتھ وہ باندھ چکی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے اسے کیا سوچ کر شادی کی. بہرحال وہ اب اس کا شوہر تھا. کیا یہ بھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیں گے؟ میں یہی سوؤں گی. اگر آپ کو کوئی جگہ اس کمرے میں اپنے لیے معقول لگتی ہے تو آپ وہاں پر سو سکتی ہیں. یہ اس کا پہلا جملہ تھا. وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئی بلیڈ ریڈ لہنگا سنبھالتی ہوئی کھڑی تھی اور تھوڑا جھجک کے لیکن بنا ڈرے بول تھی. سلی گرل آ جاؤ پھر، میں انتظار کر رہا ہوں. وہ بنا اس کے چہرے کے زاویہ دیتے ہوئے نائٹ گاؤن کی ڈوری کستا ہوا بیڈ کی طرف سر پر پھیل کر دراز ہو گیا تھا. صاف اشارہ بیڈ کی طرف تھا. اس کی نظریں حیام کی پشت پر تھی. لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی. کوئی لیکن نہیں، میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. وہ بازو بیڈ پر پھیلاتا ہوا بولا تھا. حیام اس کا اشارہ سمجھ کر ایک دم سے کنفیوز ہو گئی تھی. وہ اس پوزیشن میں نہ تھی کہ اس کی موجودگی میں برداشت کرے. لیکن یہاں تو اس کا رنگ سرخ ہوا تھا. آنکھیں جھکی ہوئی تھی. کیا چینج کروں میں؟ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. وہ جھجک کا بولی تھی. کیا وہ اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ او شٹ! وہ ایک دم لیٹے اٹھ بیٹھا تھا. کبڈ کھولو، اس میں میرا سوٹ کیس ہے. اس میں سے اپنے مطلب کا کچھ ٹی شرٹ، جینز، ٹروزر، شارٹس جو سمجھ میں آئے نکال کر چینج کر لو اور اپنا حلیہ درست کرو فوراً. اس کو حکم دیتا ہوا بولا تھا. اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا. کمرے میں اضافہ، ایک لڑکی کا اضافہ، اور وہ بھی حلال روح میں. اس کا دماغ آہستہ آہستہ معاف ہوتا جاتا اگر اس کو چینج کرنے کا نہ بولتا. اس کا نو ہیز حسن کا مبری نازک سی لچک دار ڈالی کی طرح تھی. وہ بالکل صاف شفاف. اس کے بارے میں سوچتا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا اور نیند کی وادی میں اترنے لگا تھا. وہ اپنے مطابق اس کے بتائے کپڑوں میں ڈھونڈنے لگی تھی. کچھ بھی ایسا اپنے مطابق نہ لگا تھا. سب مردانہ کپڑے اس کے سائز سے بہت ہی بڑے تھے. بلاہر ایک بلیک ٹی شرٹ اور ٹروزر لے کر وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی. آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے برائڈل ڈریس کے بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپاتی ہوئی باہر آئی تھی کیونکہ شرٹ کی آستینیں چھوٹی اور گلا گہرا تھا. ایک غلط نگاہ ڈرتے ڈرتے اس نے بیڈ پر ڈالی تھی لیکن وہ اب تک سو چکا تھا. اس خون کا سانس اس نے حرج کیا تھا. نہ جانے اس سے ٹھنڈ سی پڑی تھی. ورنہ جب ضامن سے اشارہ کیا تھا وہ تو دہل سی گئی تھی. ٹیبل پر ڈریس رکھ کر وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی بیٹھ کے دوسری جانب آئی تھی اور بالکل کونے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی. گولڈن نائٹ میں ہم ساری رات باتیں کریں گے، ساری رات جاگیں گے. ساری رات کون جاگتا ہے برہان؟ یار سب جاگتے ہیں. بلکہ ہم ہر رات بہت ساری باتیں کیا کریں گے. ہر رات بہت ہی اسپیشل ہوگی. دور کہیں سے اس کے کان میں آوازیں گونجی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے پھسلنے لگے تھے. تم کبھی ناراض بھی ہوا کرو گی تو بجائے تمہیں منانے کے میں خود تم سے ناراض ہو جایا کروں گا تاکہ الٹا تمہیں منانا پڑے. ایڈیٹ! لڑکے تھوڑی ناراض ہوتے ہیں. تم کیوں ناراض ہو گئے؟ ذہن خیالوں سے بڑا پڑا تھا اور سسکیاں اسے روکنا چاہی تھی. تکیے میں منہ چھپا کر وہ دبی آواز میں رونے لگی تھی. کیا سوچا تھا اور کس طرح سے اس کے ساتھ ہوا تھا؟ تمہیں واقعی مجھ پر یقین نہ تھا. مار دیا تم نے مجھے. کسی پر بھروسہ لائق کرنے نہیں چھوڑا مجھے. وہ خود سے جنگ کرتے ہوئے رونے میں مصروف تھے. چاروں طرف گپ اندھیرا کیے وہ کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر بیٹھا ہوا تھا. آئی ہیٹ یو حیام. آئی ہیٹ یو حیام. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. کتنی محبت کیا میں نے تم سے. تمہیں تو سب سے بچا کر اپنے پاس رکھنا تھا نا کہ سرد ہوا بھی تمہیں چھو کر نہ گزر سکے. اور تم نے میری پیٹھ پر ہی چورا کوم دیا. سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا کر وہ دبی دبی آواز میں گڑ گڑایا تھا. کس طرح سے اس کو سکون نہیں آ رہا تھا. ایک دم سے اٹھا تھا اور پیڑ کی طرف بڑھا تھا. اپنا سیٹ ہولیا تو ویسے ہی بگا چکا تھا لیکن کمرے کو سیٹ دے کر وہ جلا تھا. جب وہ خود کو برباد ہو چکا تو یہ کمرہ آباد کیسے دیکھ سکتا تھا. بیڈ کے چاروں طرف میں لگی ہوئی گلاب کی لڑیوں کو اس نے جھٹکے سے اتار کر کھینچا تھا اور زمین پر بکھیرا تھا. بیڈ پر بچھی بھی لال خوبصورت چادر کو بھی کھینچ ڈالا تھا. سارے تکیے اٹھا کر ڈریسنگ کی طرف پھینکے تھے. کتنے حسین حباب تھے اس رات کے. وہ چیخا تھا. ہر ٹیبل پر جلتی ہوئی موم بتیوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے بجھا گیا کہ اس کا ہاتھ زخمی بھی ہوا تھا تو اسے درد محسوس بھی نہ ہوا تھا. کمرے کے ہر طرف لگے ہوئے خوبصورت پھولوں کے بکے وہ بھی برباد کر چکا تھا. کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ ماریا شاید صحیح کہتی ہے. ایسا کچھ کرنا تھا تو مجھے بتا دیتی. نہیں بڑھتا میں اتنی آگے. جتنا خوش تو مجھے نظر آتی تھی نا کبھی لگا تو نہیں کہ ہمیں کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں کس طرح تم پر یقین کرتا یار. تم نے خود کو برباد کیا ہی ہے. مجھے بھی جینے لائق نہیں چھوڑا. موبائل میں اس کی اور اپنی بے پناہ تصویروں کو لارچ کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ہچکیاں سمیت رو رہا تھا. تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا.
तुम्हें हयाम का साथ देना चाहिए था, वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी जितनी तुम करते थे। तुम उसके किस तरह किसी के साथ भी देखकर यूं यकीन कर सकती हो। अचानक उसकी समाज से आवाज आई थी, उसका दिल किसी तरह राजी ना था। इस्लामाबाद। खूबसूरत से नए जदीद तर्ज के बने बंगले के सामने एक साथ ही बहुत सारी गाड़ियों के टायर चटाने की आवाज उसके कान में सुनाई दी थी। वो लॉन्च पे बैठी इंतजार में थी और जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू सेट करती हुई उठी थी और दौड़कर रास्ता तय करते हुए ब्रोनी गेट की तरफ भागी थी। आज उसकी मोहब्बत पहले की तरह कायम थी। शादी 30 साल बाद भी वो इसी तरह उनका इंतजार करती थी जिस तरह वो शादी के अवाइल दिनों में करती थी। राइट पल्लू साड़ी तिब्बतन की जिसके बॉर्डर्स मेरून काम से रंगा रंग थे, वो अब भी बहुत ही ग्रेसफुल नजर आती थी। वेलकम सर। मुलाजमीन गेट पर इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। गेट पर 3 गाड़ियां थी जिनमें से बीच वाली गाड़ी में से वो उतरे थे जिनका उन्हें 2 दिन से इंतजार था, जबकि आगे पीछे गाड़ियां बावर्दी गार्ड्स गाड़ियों में थे। शुक्रिया। आकब बाबा ठीक है ना आप? आकब बाबा उनके बहुत ही पुराने मुलाजम थे। वो शुरू से उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में मुकीम थे। वो बहुत ही सादा दिल और वफादार मुलाजम थे। उनकी इज्जत इस बंगले में रहता हर फर्द करता था, जबकि वो उम्र में सबसे बड़े थे। जी बेटा, अल्लाह का करम है। कैसे गुजरे आपके दिन? अदिल साहब सर झुकाए हुए उनके सामने खड़े थे। अच्छे गुजरे, आए नाश्ता कीजिए हमारे साथ। वो उनसे प्यार लेते हुए अदब से बोलते, आप आराम करें, हम काट चुका है। वो सीधे से आजिज़ी के साथ मना कर चुके थे। ओके, आप ख्याल रखिएगा, अब मैं चलता हूँ। वो अब बंगले के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। सूरज की नरम चमकीली शुआएं उसके चेहरे पर रक्स कर रही थी और जामिन ने कसमसा कर आंखें खोल दी थी। खिड़की से आती हुई सूरज की शुआएं रोशनी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया था। उसके साय की खिड़की खुली हुई थी। एक निगाह खुली खिड़की पर और हटे पर्दों पर डाली थी। निगाह का जाविया बदल कर उसने करवट ली थी और बिस्तर के दूसरी तरफ निगाहें मरकूज की थी। वो सुकती समेटी बैठ गए कोने पर कमल को चितन दबोचे वो नींद में डूबी हुई थी। मुतआडम सूरज चेहरा काले स्याह दराज बाल कुछ तकिए पर कुछ बिस्तर पर बिखरे हुए थे। गाल पर मीठे मीठे आंसू के निशान, लंबी स्याह पलकों की झुकी हुई झालर। वो उसको रूबरू देखकर अपने इतने नजदीक पास देखकर वो ठिठका था। रात का बैग का याद आने पर उसे समझ आने लगा था। अपने बैग पर इजाफा देकर वो मुस्कुराया था। चंद मिनट उसके वजूद पर गौर करता उसने निगाहों का जाविया आहर बदल ही लिया था। अब वो घड़ी में टाइम देता हुआ उठा था। 11 बजते देखकर वो चौंका था। आहर इतना लेट सो कैसे गया वो? 10 मिनट बाद वो शावर लेकर आया था और अगले 10 मिनट में उसने खुद को रेडी किया था। जूस का गिलास बढ़ने के बाद उसने साइड टेबल से मोबाइल गाड़ी की कीज उठाए थे। एक निगाह फिर उस पर डाली थी। वो अब तक वैसे सोई थी। उस पर कमर सर करने के बाद उसने आगे बढ़ना चाहता, लेकिन उसके कदम थम गए थे। फोकस ऑन योर टास्क जामिन, अपने मकसद पर नजरसानी करो जामिन। उसके जमीन ने उसे फौरन रोक दिया था। फौरन वह रूह मोड़ता हुआ कमरे को ला करता बाहर चला गया था। उसका इरादा अब शॉपिंग मॉल की तरफ जाने का था।